हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का मूल उद्देश्य है। इन उद्देश्यों में से आपको छांटना है। मानव अधिकार का अधिक से अच्छा संरक्षण करना, मानव अधिकारों से संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार न्यायालय का गठन करना। तो कॉमन क्वेश्चन था, इस सब आ जाएंगे तो उपरोक्त सभी होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू होगा। अभी जो भी अधिनियम लागू होगा पूरे भारत देश में लागू होता है, तो आंख मूंझ के क्वेश्चंस लगा सकते हो, संपूर्ण भारत पर यह लागू होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जम्मू कश्मीर राज्य पर वहां तक लागू होंगे जहां तक उसका संबंध उस राज्यों के प्रयोजन निम्न में से किसमें वर्णित प्रविष्टियों से संबंधित मामलों से है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची 1(6) पहले ही बताया जा चुका है कि पूरे भारत में लगाया गया। जब से 370 हटा है तो मतलब सब भारत में लगा, तो ये अब जो अधिनियम में ये वाला पोर्शन मान्य नहीं होगा। अब आएगा इनमें से कोई नहीं, द वाला आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूरे जिस प्रकार भारत में लागू है तो पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तथा सशस्त्र बल से अभिप्रेत नहीं है। याद रखना, सशस्त्र बल से अभिप्रेत नहीं है। यहां पर आपको खोजना कौन सा नहीं है। नौसेना, थल सेना एवं वायुसेना, संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल, राज्य सरकार के सशस्त्र बल। सही आंसर ड आएगा। इसमें राज्य सरकार और सशस्त्र बल का अब नहीं दिया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 सशस्त्र बल में नौसेना शामिल है, थल सेना एवं वायुसेना शामिल है, संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल शामिल है, लेकिन राज्य सरकार का सशस्त्र बल शामिल नहीं है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत आयोग से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ब आएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत आयोग से अगर परिभाषा दिया गया तो आयोग में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ही सम्मिलित किया गया। तो पांचवा का जो आंसर ब आएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार से अभिप्रेत है संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सम्मिलित अधिकार, भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार, भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तित धार्मिक, लैंगिक एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही आंसर आपका सा आएगा। भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार। किसी भी क्वेश्चन में विवाद हो तो आप सीधा सीधा आप अधिनियम वाला पुस्तक को उठाएंगे, आपको मिल जाएगा। ये अधिनियम के जो भाग 2 होता है, धारा 2 होता है, उसमें कुछ परिभाषाएं, उसी से क्वेश्चन उठे हैं सब के सब। आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार न्यायालय से अभिप्रेत है, ये आपको बताना है। ये भी धारा से संबंधित क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। न्यायालय से अभिप्रेत है, यह ऑप्शन है, इसके आधार पर आपको छांटना है। सही आंसर इसमें आएगा। धारा 30 में विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय, धारा 30 में विनिर्दिष्ट मानव न्यायालय अधिकार से संबंधित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा से अभिप्रेत है। इसमें से आपको बताना है, ये भी परिभाषा का ही क्वेश्चन है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट न्याय निर्णय। अ और बातों
सही आंसर द आएगा। तो आप देखोगे परिभाषा में दोनों सम्मिलित है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा और 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा दोनों सम्मिलित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत सदस्य से अभिप्रेत तथा शामिल है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है क्या सही है। सही आंसर द आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे, पूछा गया किसे परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ड आएगा इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि ये सबको परिभाषित किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय, सबको परिभाषित किया गया। तो सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष किसे नियुक्त करेंगे, वो भी राष्ट्रीय मानव अधिकार का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त करेंगे? उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर अगर देखा जाए तो द वाला आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कंडिका कहता है एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, तो मतलब यहाँ पर है मुख्य सेवानिवृत्त, रहा है बोल रहा है, मतलब है नहीं, रहा है। एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, मतलब मुख्य न्यायमूर्ति की बात करो वो भी सेवानिवृत्त, तो ये इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति द आएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त हो सकता। अब देखो, अब मुख्य न्यायमूर्ति तो हो गए सेवानिवृत्त, वो भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति तो अध्यक्ष हो गए। अब इसमें पूछा है कि आयोग का सदस्य कौन हो सकते हैं, तो इसमें कंडिका में 2 सदस्य का और वर्णन किया गया। अब उनको आपको बताना है, वहां पर विशेषज्ञता वाले नहीं, केवल न्यायाधीश वाले 2 सदस्य था। उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अब इसमें कंडिका में कहा गया है कि एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। इसमें बोले उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, एक ऐसा सदस्य होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तो अब पहला कंडिका तो सही बैठता है, उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश को है और सेवारत दोनों बोला, तो ये तो सेवारत है, मतलब ये तो आएगा। उच्च न्यायालय के बारे में जो है वो बोला गया है एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है। अब चूंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश मुख्य की बात ही नहीं है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी भी बात नहीं किया गया। उच्च न्यायालय केवल मुख्य न्यायमूर्ति को शामिल कर रहा है, सेवानिवृत्त। उच्चतम न्यायालय का सेवा मुख्य न्याय, उच्चतम तो नहीं बोला, उच्च बोला है, तो यहाँ पर क्या कंडिका एक ही बचता है, उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, मतलब आ आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उनमें व्यावहारिक अनुभव हो। इसमें से आपको बताना है 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य या 5 सदस्य। सही आंसर सी आएगा 3 सदस्य, जिसमें एक महिला होना भी क्या है, अनिवार्य है। एक महिला होना भी अनिवार्य है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष तथा कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? अब कितने अध्यक्ष और कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? 3, 4, 5 या 7? हिसाब लगाइए। एक अध्यक्ष हो गया तो अध्यक्ष तथा कितने सदस्यों से, और अध्यक्ष तथा बोला मैंने सदस्यों की बात कर, कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? तो 2 सदस्य तो न्यायाधीश वर्ग से हो गए, 2 सदस्य न्यायाधीश वर्ग से हो गए। एक बोला गया था एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और दूसरा बोला था एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है।
तो ये 2 सदस्य हो गए न्यायालय संबंधित, और 3 सदस्य ऐसे हो गए जिनको विशेषज्ञता है, तो 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य लोग भी सदस्य समझे जाएंगे, बात अलग है, लेकिन सदस्य यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 सदस्य आ जाएगा, तो यहाँ पर सा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। देखो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की बात कर रहा है। आयोग का अध्यक्ष और सचिव, आयोग का महासचिव, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका स आएगा, आयोग का महासचिव। मुख्य कार्यपालन यही इसी की जिम्मेदारी होता है। मुख्य कार्यपालन का अर्थ होता है कि आयोग से संबंधित वो तो निपटारा करेगा, न्याय तो करेगा, न्यायाधीश करेगा, अध्यक्ष होगा, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी है काम करने का वो मुख्य सचिव का होगा, महासचिव का होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय होगा। आपको पता होगा नई दिल्ली राजधानी में होता है, तो वह आएगा भारत की राजधानी यहाँ पर आएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसकी पूर्व अनुमति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित करेगा? राष्ट्रपति, राज्य सरकार, राज्य तथा केंद्र सरकार और केंद्र सरकार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा द केंद्र सरकार, क्योंकि राष्ट्रीय बोलेगा तो केंद्र सरकार का काम होगा, राज्य का होता तो राज्य सरकार का काम होता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कौन नियुक्त करेगा? यहाँ पर आपको पता होगा, अधिकांश आप लोग जानते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस था कि ये जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के तहत होती है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। तो 18 का जो आंसर आएगा आएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के पूर्व राष्ट्रपति को किसकी सिफारिश लेना अनिवार्य है? संसद मानव अधिकार समिति, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति, धारा 4(1) के अधीन गठित समिति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा का अध्यक्ष। सही आंसर सा आएगा, धारा 4(1) के अधीन गठित समिति। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश प्रदान करने के लिए गठित समिति में निम्न में से कौन नहीं होगा? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पूछा है कौन नहीं होगा। भारत का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष, भारत प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होता ही है, लोकसभा अध्यक्ष भी होगा, लोकसभा तथा राज्यसभा विपक्ष नेता ये भी होते हैं, भारत के गृह मंत्रालय प्रभारी मंत्री ये भी होगा, लोकसभा तथा राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति ये भी होगा, लेकिन लोकसभा का नहीं होगा। लोकसभा तथा राज्यसभा का उपसभापति, यहाँ पर उपसभापति ठीक है राज्यसभा का, लेकिन लोकसभा का उपसभापति शामिल नहीं होता। तो सही आंसर इसका द ही होगा, यही शामिल नहीं होगा, मतलब इसमें अधूरा क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन है लोकसभा तथा राज्यसभा का उपसभापति, तो द वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य पद पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्ति के पूर्व किससे परामर्श आवश्यक है? इसमें से आपको बताना है। नियुक्ति किए जाने वाले न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से या उपरोक्त सभी से, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सा आएगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या उच्चतम न्यायालय, इसमें से आपको बताना है। तो ये सिंपल सा जो नियुक्ति किया वो हटा भी सकता, मैंने राष्ट्रपति आएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने के पूर्व राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, ऐसे नहीं हटाएगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त करना, उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त करना, धारा 4(1) में गठित समिति की संस्तुति प्राप्त करना, संसद के सिफारिश प्राप्त करना। सही आंसर इसमें आपको बताना है। तो उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त करेगा, तभी वो हटाएगा।
क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति धारा 5(1) में निम्न में से किस आधार पर हटा सकता है? तो कदाचार, अक्षमता के आधार पर, दिवालिया या न्याय निर्णित कर दिए जाने पर, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित घोषित किया जाने पर। तो यहाँ पर तो द आ जाएगा उपरोक्त सभी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किस आधार पर बिना उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के हटा सकता है? यदि वह पदी कर्तव्य के बाहर वैतनिक रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान लगता है, मस्तिष्क या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, नैतिक पतन वाले किसी अपराध में दोष सिद्ध किया गया है, तो तीनों कंडिका में हटा सकता है। तो द वाला आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष पद पर बना रहेगा 5 वर्ष की कालावधि के लिए 65 वर्ष, 5 वर्ष की कालावधि के लिए 65 वर्ष का आयु होने तक होने जो भी पूर्व हो, 5 वर्ष की कालावधि के लिए 68 वर्ष की आयु का होने तक पूर्व जो भी पूर्व हो, 3 वर्ष की कालावधि के लिए 70 वर्ष की आयु होने तक का वह पूर्व हो। पहले ये 5 वर्ष था, लेकिन अभी ये घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। वो 3 वर्ष की कालावधि के लिए होगा और 70 वर्ष की आयु तक रहेगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा? यहीं पर लिखा 70 वर्ष तक, तो यहाँ पर द आ जाएगा। 70 वर्ष से ज्यादा वो नहीं धारण करता है पद को। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य पद निवृत्त हो जाने के पश्चात, माने अगर रिटायरमेंट हो गया उसके पश्चात क्या होगा? भारत सरकार के अधीन आगे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा किंतु केंद्र सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र होगा, भारत सरकार या राज्य सरकार का अधीन आगे और नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यही कंडिका सही है, न भारत सरकार न राज्य सरकार किसी के अधीन और नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु होने और त्यागपत्र देने के कारण पद रिक्तता की दशा में कार्यकारी अध्यक्ष होगा। इसमें से आपको बताना है। धारा 4(1) में गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्त अध्यक्ष, आयोग का वरिष्ठतम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों में से किसी सदस्य को अधिसूचित किए जाने वाला व्यक्ति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तक पद रिक्त रहेगा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आपको खोजना है। सही आंसर स आएगा। राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों में से किसी सदस्य को अधिसूचित किए जाने वाला व्यक्ति होगा जो कि अध्यक्ष का पद को निभाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य को संदेह वेतन तथा भत्ते एवं उनकी सेवा शर्तें होगी किसके अनुसार? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, राष्ट्रीय सूचना अधिकार आयोग के समान, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के समान और जो नियम द्वारा विहित किया जाए। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, जो नियम द्वारा विहित किया जाए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के किसी सदस्य के पद रिक्तता पर किए गए आयोग की कार्यवाही करता है तो ऐसी कार्रवाई, इसका मतलब अर्थ समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 5 सदस्य यहाँ पर बोल रहे हैं, उसमें से 2 रिटायरमेंट हो गए, मान लो 3 सदस्यों ने ही डिसीजन दिया, तो उस पर क्या होगी? क्योंकि कोई आपत्ति कर दे, सर यहाँ 5 सदस्य नहीं थे यहाँ पर, तो अगर 1 सदस्य कम में या 2 सदस्य कम में अगर किसी ने डिसीजन दिया गया, निर्णय, तो क्या मान्य होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। विधिमान नहीं होगा, अविधिमान्य होगी, अविधिमान नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन करना होगा। सही आंसर रिक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अविधिमान्य नहीं होगा, वो मान्य होगा। अर्थात एक उसका सही आंसर क्या होगा? मान्य होगा। वो उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रक्रिया को विनियमित करेगा। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देश, उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम, इसमें से आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर इसका वह आएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं उसका विनियमित प्रक्रिया को विनियमित करेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, भारत सरकार का मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव के श्रेणी का एक अधिकारी, संसद द्वारा नियुक्त व्यक्ति। सही आंसर सा आएगा, भारत सरकार के सचिव श्रेणी का एक अधिकारी होगा वो। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कृत्य और शक्तियां निम्न में से किस अध्याय में दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताने हैं। सही आंसर वह आएगा, अध्याय 3 में दिया गया है। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अवमानना के संबंध में समझा जाएगा। एक न्यायाधिकरण, एक दंडिक न्यायालय, एक सिविल न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय। सही आंसर, अगर कोई अवमानना करता तो एक सिविल न्यायालय उसको समझा जाएगा, सिविल न्यायालय टाइप वो डिसीजन दे सकेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जांच के संबंध में कोई अनुसंधान हेतु केंद्र या राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी की सेवाओं का उपयोग निम्न में से किसकी सहमति से करेगा? राष्ट्रपति की, संसद के, केंद्र या राज्य सरकार के, राष्ट्रपति व केंद्र या राज्य सरकार के, इसमें से कोई एक आएगा। आपको बताना है, सही आंसर आपको यहाँ पर चुनना है। सही आंसर सा आएगा, केंद्र एवं राज्य सरकार। मैंने कोई भी पुलिस को बुला सकता, पुलिस का सहयोग ले सकता केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अभिकथन का उपयोग किया जा सकता है झूठी साक्ष्य देने के लिए अभियोग चलाने में, किसी सिविल कार्रवाई में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है मिल नहीं सकता, उपरोक्त सभी में। तो सही आंसर केवल और केवल उसका उपयोग जो किया जा सकता है वो आएगा झूठी साक्ष्य देने वाले अभियोग चलाने में ही, अन्यथा नहीं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के परिवादों को निपटाते समय निम्न में से किस धारा में बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? धारा 17, 18, 19 या 20, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सा आएगा धारा 19, अर्थात मिलिट्री द्वारा अगर मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया तो ये धारा 19 में कहा गया, सशस्त्र सेना द्वारा उल्लंघन पर। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में आयोग की अनुशंसाओं पर केंद्र सरकार की कार्रवाई की सूचना भेजनी होगी। ये आपको बताना है 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या 3 वर्ष के अंदर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा 3 माह के अंदर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य निम्न में से कौन हो सकता है? फिर से देखो, राज्य मानव अधिकार राज्य यहाँ पर पूछा गया, राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य निम्न में से कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई भी, इसमें से आपको बताना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर बताया गया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में जो बात किया गया कि यहाँ पर कौन हो सकता है, तो हमको यहाँ पर लेना उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश। देखो क्या है, अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा? एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश रहा है, यहाँ पर मतलब सेवानिवृत्त। तो उच्च न्यायालय के यहाँ पर अब सदस्य की बात के, अध्यक्ष की बात हुआ था, अब सदस्य की बात हो रहा है, निम्न में से कौन सा होगा? और एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, तो उच्च न्यायालय कार्यरत न्यायाधीश ये बिल्कुल आएगा। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, तो उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश ये तो होगा, है और रहा है में दोनों में आ जाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके बारे में बात नहीं किया गया। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर यह भी बात नहीं किया गया। यहाँ पर तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मेरे अनुसार यहाँ पर आना चाहिए। आंसर यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसमें 2 कंडिका है। एक तो जो है मुख्य न्यायमूर्ति, एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश रहा है सेवानिवृत्त, वो अध्यक्ष होगा।
दूसरा बोला एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, तो इसमें पहला कंडिका में आ वाला आ जाता है। राज्य जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है जिसको 7 वर्ष का अनुभव, इसमें कोई वर्णन ही नहीं है, तो यहाँ पर आ आंसर आना चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ पर आएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय होगा, ये आपको बताना है। राज्य की राजधानी में, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान पर आयोग स्वयं निर्धारित करेगा। इसमें से आपको बताना है, छांटना है। सही आंसर इसका सा आएगा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान पर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के पूर्व राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श लेगा? तो परामर्श तो जरूर लेगा उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, धारा 21 में गठित समिति, धारा 22(1) में गठित समिति। सही आंसर था आएगा धारा 22(1) में गठित समिति से सलाह लेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल को, राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को। अब बोलोगे राष्ट्रपति और केंद्र सरकार तो होगा नहीं, कंफ्यूजन यहाँ होगा, राज्यपाल को या राज्य सरकार को, इसमें से किसी एक में आएगा। सही आंसर आएगा वो राज्य सरकार प्रेषित करता, न कि राज्यपाल को। क्वेश्चंस यहां पर आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति का प्रावधान निम्न से किस धारा में किया गया है? लोक अभियोजन सरकारी वकील होता है, इसमें से आपको बताना, धारा बताना है किसमें इसका वर्णन किया गया। सही आंसर आएगा धारा 31 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्न में से किस धारा में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई? तो केंद्र सरकार में अनुदान की व्यवस्था आपको बताना है कि किस धारा में यहां पर की गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो आएगा धारा 32 में अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा सद्भावना में की गई कार्यवाही के लिए अभियोजन में संरक्षण प्रदान करती? ये 4 धारा में से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सा आएगा धारा 38। सद्भावना पूर्वक कार्य यह होता है, मानिए कोई सैनिक है और सैनिक किसी आतंकवादी को मार रहा था और मारते वक्त उसमें से कोई सिविलियन जो है उसके बगल में खड़ा था या उसको नहीं मालूम था, उसको चूक होकर इसको पड़ गया, इसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक कार्रवाई किया था। यहाँ पर ये सद्भावना पूर्वक कार्रवाई होती है, धारा 38 आएगा। तो धारा 38 के तहत ये छूट मिलती है सद्भावना पूर्वक अगर कोई काम किया गया हो तो। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है। तो केंद्र सरकार जो नियम बनाती है वो धारा 40 के तहत बनाएगी केंद्र सरकार नियम। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग कितने समय पश्चात मानव अधिकार के उल्लंघन वाले कृत्य पर जांच नहीं करेगा? ये आपको बताना है। 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष या कोई परिसीमा नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वह आएगा 1 वर्ष। धारा 36(2) बोलता है 1 वर्ष की सीमा वाला काम में वो काम करेगा, अन्यथा नहीं। माने 1 वर्ष से ज्यादा वाला उल्लंघन वाला कार्य को होगा तो उसमें काम नहीं करेगा। तो 1 वर्ष समय सीमा यहाँ पर सही आएगा। चलिए 2 क्वेश्चंस को और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मानव अधिकार अधिनियम 1993 निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? ये आपको बताना है। तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा इसमें आएगा। सही आंसर ब आ जाएगा धारा 41। धारा 41 राज्य सरकार को, धारा 40 केंद्र सरकार को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य कितने वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। 70 वर्ष के बाद वो पद धारण नहीं करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।